नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी 28 जनवरी को आएंगे उत्तराखंड। 38वें राष्ट्रीय खेलों का करेंगे उद्घाटन। प्रदेश में चल रहे 3 बड़े प्रोजेक्ट्स की प्रेजेंटेशन होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नैनीताल में चुनावी जनसभा। बारिश के बावजूद लोग डटे रहे। सीएम ने कहा, उत्तराखंड में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। लोहाघाट और लालकुआ में कड़ाके की ठंड के बीच कांग्रेस ने किया जनसंपर्क। दिग्गजों ने घर घर जाकर मांगे वोट। निकाला गया जुलूस। रामनगर में चोरों ने बंद मकान को बनाया निशाना। पुलिस थाने से चंद कदमों की दूरी पर दिया अंजाम। पुलिस की सुरक्षा के दावों की खुली पोल। उत्तराखंड में बारिश से बढ़ी ठंड। पहाड़ों में बर्फबारी का दौर शुरू। मैदानी इलाकों में शीतलहर बढ़ाएगी परेशानी। और अब खबरें विस्तार से। 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है। पीएम देहरादून के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। उत्तराखंड के लिहाज से पीएम नरेंद्र मोदी का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। 38वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन के साथ साथ पीएम मोदी 3 बड़े प्रोजेक्ट की समीक्षा भी करेंगे। अट्ठाईस जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर आने वाले हैं। पीएम देहरादून के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करने वाले हैं। उत्तराखंड के लिहाज से पीएम मोदी का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। 38वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन के साथ साथ पीएम मोदी 3 बड़े प्रोजेक्ट की समीक्षा भी करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार में भाजपा के प्रत्याशी के समर्थन में बड़ा रोड शो करेंगे। यह रोड शो जनता का ध्यान आकर्षित करने और आगामी चुनाव में भाजपा को मजबूत समर्थन दिलाने के उद्देश्य से होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिवालिक नगर पालिका क्षेत्र में अमृत महोत्सव चौक से 1:30 पर अपना विशाल रोड शो शुरू करेंगे। रोड शो के दौरान भाजपा कार्यकर्ता समर्थक का बड़ा हुजूम जुटेगा। मुख्यमंत्री जनता से सीधा संवाद भी करेंगे और भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार में भाजपा के प्रत्याशी के समर्थन में बड़ा रोड शो करने जा रहे हैं। यह रोड शो जनता का ध्यान आकर्षित करने और आगामी चुनाव में भाजपा को मजबूत समर्थन दिलाने के उद्देश्य से होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिवालिक नगर पालिका क्षेत्र में अमृत महोत्सव चौक से 1:30 पर अपना विशाल रोड शुरू करेंगे। वहीं रोड शो के दौरान भाजपा के कार्यकर्ता और समर्थकों का हुजूम भी जुटेगा। मुख्यमंत्री जनता से सीधा संवाद करेंगे और भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार में भाजपा के प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करने जा रहे हैं। रोड शो जनता का ध्यान आकर्षित करने और आगामी चुनाव में भाजपा को मजबूत समर्थन दिलाने के उद्देश्य से होगा।
और इसी बीच सीधे लिए चलते हैं आपको दिल्ली, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्सपो 2025 का अवलोकन कर रहे हैं। तो इससे पहले जो भारत मोबिलिटी हुआ था उससे बहुत बड़े आकार में बहुत बड़ी तरीके से इसको किया जा रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये ट्रेंड सेट कर रहा है, भारत ट्रेंड सेट कर रहा है, तोड़ रहा है जो पहले के जो एक तरीके के सेट पैटर्न थे उसको तोड़ रहा है, कह रहा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, पूरी दुनिया को आगे बढ़ना पड़ेगा। उस आगे बढ़ने की राह में ये जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ सिर्फ ईवी नहीं, ये ईवी भारत मोबिलिटी सिर्फ ईवी के पे भी खत्म नहीं होता, इसलिए में अलग अलग तरीके के टेक्नोलॉजीज आ रही है। यहाँ पे फ्लेक्सिबल इथेनॉल ब्लेंड, मैं बार बार कह रहा हूँ इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है हम अगले 2 महीने के अंदर 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो लक्ष्य है उसको हासिल करने वाले हैं। कोशिश की जा रही है कि इसको 20% से बढ़ा के 50% किया जाए और उसके बाद उसको 80% किया जाए। ये फ्लेक्स फ्यूल बोलते हैं। इसकी जो कॉन्सेप्ट कार थे वो ऑलरेडी आ चुके हैं। एक तरीके के होते हैं कि 100% इथेनॉल बेस्ड कार, वो भी इस भारत मोबिलिटी में दिखाए जा रहे हैं। तो ये भारत मोबिलिटी एक तरह से कॉन्सेप्ट लेके आया है, नए एक तरह से लोगों को बता रहा है, देश को, दुनिया को बता रहा है कि लोग बाहर से, विदेश से आ रहे हैं भारतीय कंपनी के साथ कोलैब। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बारिश के मौसम के बावजूद भी जनसभा करने पहुंचे, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा के प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगे। यहां मल्लीताल में रामलीला मंच पर उन्होंने केंद्र सरकार के कार्यों की जानकारी दी। वहीं ढोल नगाड़ों के साथ सीएम का जोरदार स्वागत कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। बरसात के बावजूद भी यहां पर कार्यकर्ताओं की भीड़ देखने को मिली। यहां मुख्य मंच पर सांसद अजय भट्ट के साथ भाजपा की वरिष्ठ लोगों ने आम जनता से भाजपा के पक्ष में मतदान करने को कहा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। केंद्र, राज्य और नगर निकाय में इस बार भाजपा के प्रत्याशी जीतेंगे। इससे पहले उन्होंने कहा कि जिस तरह से उपचुनाव केदारनाथ में भाजपा की ऐतिहासिक जीत हुई है, उसी प्रकार भाजपा सभी नगर निकाय चुनाव में भारी बहुमत से जीतेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नैनीताल पहुंचने पर भाजपा के कार्यकर्ता, सभासद, प्रत्याशियों ने भी उनका जोरदार स्वागत किया। हमारे सब कार्यकर्ता जोर शोर से लगे हुए हैं और सभी निकायों में भाजपा की सरकार बनेगी। राज्य के अंदर लोगों का मैं जोश देख रहा हूँ, समर्थन देख रहा हूँ। हर बार की तरह इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देंगे। नगर पालिका में वेतन की बहुत समस्या है, उनका वेतन नहीं मिल रहा है, उनकी पेंशन नहीं मिल रही है, वहाँ बहुत से चीज़ों का अभाव है जो सफाई कर्मचारियों के लिए है। वाल्मीकि समाज वहाँ रहता है, तो सबसे पहला मुद्दा तो ये है। तो मैं उन मुद्दों को लेके जनता के बीच जा रही हूँ, क्योंकि वो हमारे शहर की रीढ़ की हड्डी हैं। हमारा जो सफाई अभियान उन्हीं से सफल होता है। अगर वो काम नहीं करेंगे, उनको वेतन नहीं मिलेगा, उनको पेंशन नहीं मिलेगी, उनके घर नहीं चलेंगे, तो वो काम कैसे कर पाएंगे। हमारी नगर पालिका की रीढ़ की हड्डी वही है। लोहाघाट में कड़ाके की ठंड के बीच कांग्रेस का चुनाव प्रचार जारी रहा। नगर कांग्रेस अध्यक्ष अमर सिंह कोटियाल के नेतृत्व में कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने नगर के लोहावती, बजरंगबली और रिकेश्वर वार्ड में एक घर घर चुनाव प्रचार कर कांग्रेस प्रत्याशी रंजीत अधिकारी के समर्थन में वोट मांगे। कांग्रेस प्रवक्ता शैलेंद्र राय और नगर अध्यक्ष अमर सिंह कोटियाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनता के बीच जल, जंगल व जमीन के मुद्दों को लेकर जा रही है। उन्होंने कहा, भाजपा शासन में लोहाघाट की शान कहे जाने वाले देवदार के पेड़ों को खुलेआम काटकर अतिक्रमण किया जा रहा है। इसके जो अपने मुद्दे हैं वो बिल्कुल स्पष्ट मुद्दे हैं। जल, जंगल और ज़मीन के मुद्दों को लेकर कांग्रेस क्षेत्र में आए हैं, क्योंकि लोहाघाट में पानी की समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। 10 साल का इनका शासनकाल रहा, लेकिन उन्होंने कोई लोहाघाट की समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया। दूसरा, जो जंगल की बातें हैं, जैसे कल हमारे पूर्व प्रदेश यूथ के महासचिव भुवन चौबे जी ने डिक्लेयर किया कि लोहाघाट का जो पर्यावरण संबंधी है, लोहाघाट की जो शान कही जाती है देवदार वृक्षों का, इनके कार्यकाल में अवैध कटान हो रहा है, पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये भी एक बहुत शर्मनाक विषय है। तीसरा, ज़मीन का मुद्दा है, जो वर्षों से इस बात को कहते आए हैं ज़मीन का मुद्दा सॉल्व कर रहे हैं, इसमें कोई प्रोग्रेस इनके द्वारा नहीं की गई है। इस नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस के हौसले बहुत बुलंद हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी इस समय
एकजुट है, एकजुट होकर के कार्य कर रहे हैं, चाहे हमारे यूथ कांग्रेस हो या महिला कांग्रेस हो और मेन कांग्रेस, सभी लोग मिलकर के एक जन आंदोलन के रूप में इस चुनाव को ले रहे हैं और निश्चित रूप से हमें इसमें सफलता मिलेगी। जो यहाँ के सम्मानित नागरिकों के द्वारा हमें रेस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत अच्छा इसमें हम लोग रिजल्ट आएगा। लालकुआं नगर पंचायत सीट से अध्यक्ष पद की कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अस्मिता मिश्रा ने नगर में बड़े पैमाने पर जनसंपर्क का अभियान चलाया। इस दौरान शक्ति प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल और कांग्रेस एससी विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष इंदरपाल आर्य भी मौजूद रहे। यहां अम्बेडकर नगर वार्ड नंबर 1 में 100 कमरों के पास विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी दिग्गज कांग्रेसी नेताओं ने लालकुएं की जनता से डॉक्टर अस्मिता मिश्रा के पक्ष में मतदान करने की अपील की और विकास कार्यों को प्राथमिकता देने का वादा किया। इसके बाद जुलूस निकाला गया। नगर परिषद का चुनाव लालकांव में और पूरे प्रदेश में नगर निकायों के चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। 23 तारीख को मतदान होना है और आज हम डॉक्टर अस्मिता मिश्रा जो कांग्रेस की नगर परिषद की अध्यक्ष के उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में, और जो हमारे सभासद कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनाव मैदान में उनके समर्थन के लिए जनता का आशीर्वाद और समर्थन लेने के लिए यहाँ पर मैं पहुँचा हूँ। हमारे माननीय यशपाल आर्य जी हम सबके नेता हैं, पूरे उत्तराखंड के क्या पूरे देश में छाए हुए नेता हैं। उनके आने से बहुत बड़ा बल मिलता है और इस वक्त मिला है। आम जनता उनको मिलना भी चाहती, उन्हें देखना भी चाहती थी। और जो यशपाल आर्य जी का कद है पूरे प्रदेश में, वो सब भली भांति आम जनता जानती है। उनके आने से बहुत बड़ा एक मजबूती मिली है। आज कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेतागण आए थे, अपना आशीर्वाद उन्होंने दिया और समर्थन पूरा दिया। और वार्ड नंबर में 1 हमारी जनसभा हुई है, बहुत अच्छा रिस्पांस आया है, बहुत भीड़ इकट्ठा हुई है और हम आश्वस्त हैं कि हम ही जीत के उभरेंगे आगे। कहाँ आप लोगों ने जो है आज के दिन जनसभा वार्ड नंबर 1 के सामने जो 100 कमरे बने उनके सामने जनसभा का आयोजन किया गया था। उसके पैदल होते हुए हम पूरा मेन बाजार होते हुए पूरा कवर किया है। वार्ड नंबर 6 और सब पूरा कवर करते हुए पूरी भीड़ के साथ बहुत जन सैलाब उमड़ा था और बहुत अच्छा रिस्पांस रहा सबका। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। विकास पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में प्रयागराज महाकुंभ 2025 अब डिजिटल महाकुंभ बनने के लिए हो चुका है तैयार। डिजिटल महाकुंभ के सपने को साकार करने वाली आवश्यक सेवाओं के लिए कुंभ सहायक AI चैटबॉट को QR कोड स्कैन कर WhatsApp पर प्राप्त किया जा सकता है। इससे श्रद्धालु 11 भाषाओं में हर तरह की जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे। कुंभ सहायक चैटबॉट से बोलकर या लिखकर तत्काल जानकारियां प्राप्त होंगी। ये चैटबॉट श्रद्धालुओं को मीडिया गैलरी जैसी कई और सुविधाएं भी देगा। किसी अस्थायी शहर के लिए पहली बार गूगल पर महाकुंभ मेला क्षेत्र अलग से चिन्हित किया गया है। इससे नेविगेशन आसान होगा। डिजिटल महाकुंभ का साक्षी बनने आप भी पधारिए प्रयागराज। सनातन गर्व महाकुंभ पर्व महाकुंभ 2025 प्रयागराज।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मसूरी नगर पालिका चुनाव को लेकर देवप्रयाग के विधायक विनोद कंडारी मसूरी पहुंचे और भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उनको जीत का मंत्र दिया। विधायक विनोद ने कहा कि पूरे उत्तराखंड में नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विभिन्न पदों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार पूरे उत्तराखंड में नगर निकाय में भारतीय जनता पार्टी का तीसरा इंजन लगने जा रहा है। उन्होंने कहा कि मसूरी में पूरे उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों के लोग निवास करते हैं। ऐसे में देवप्रयाग विधानसभा के भी सैकड़ों लोग यहां पर निवास करते हैं। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा देवप्रयाग विधानसभा में विकास करने से लेकर लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। देखिए, आज यहाँ पर बहुत सारे लोग मेरी विधानसभा के लोग रहते हैं। आज मेरी विधानसभा के जो यहाँ पर लोग रहते हैं उन सबके साथ मीटिंग थी और निश्चित तौर पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी मीरा सकलानी जो है ये जो भारी मतों से चुनाव जीतने जा रही है और निश्चित तौर पर मैं कार्यकर्ता के रूप में पार्टी मेरे को जो आदेश है, जो आदेश का पालन करता है। ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ताकत यही है। निश्चित तौर पर जो है कि पार्टी जगह जगह हम सबको भेजती है और मेरे यहाँ पे इसलिए भी गया है कि समझते हैं कि मेरे यहाँ की देवप्रयाग की जो नगर पालिका निर्विरोध हमने चुनाव जीत लिया, तो इसमें थोड़ा सा समय दर में अन्य जहाँ भी दे पा रहा हूँ और निश्चित तौर पर यहाँ पर एक बहुत अच्छा माहौल है और जिस तरीके से हमारी सरकार पूरे प्रदेश में काम करे, यहाँ की जनता भी चाहती है कि जो ट्रिपल इंजन की सरकार है वो मसूरी में बने। डोईवाला में नगरपालिका चुनाव को लेकर दोनों ही राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत चुनावी मैदान में झोंक दी, तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के साथ ही अन्य दल भी चुनावी मैदान में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। जहां अध्यक्ष पद पर कुल 5 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी द्वारा महिला प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। संवाददाता से बातचीत करते हुए यामिनी ने कहा कि महिलाओं के लिए स्वाभिमान, सम्मान की और आरक्षण की तमाम बातें करने वाले दोनों ही राजनीतिक दलों पर यह सवालिया निशान खड़ा होता है कि क्या चुनाव मैदान में उतरने के लिए उनके पास कोई महिला प्रत्याशी नहीं थी। नगर निकाय चुनाव का बिगुल जैसे ही बज चुका है और जैसे ही नगर निकाय चुनाव को लेकर के तारीख नज़दीक आती जा रही है मतदान की, तो सभी राजनीतिक दल जो है अपनी पूरी ताकत नगर निकाय चुनाव में झोंक चुके हैं। इस वक्त जो है हम आम आदमी पार्टी कार्यालय में मौजूद हैं और हमारे साथ आम आदमी पार्टी की महिला प्रत्याशी यामिनी मौजूद है। यामिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए, आप चुनाव मैदान में हैं, किस तरह से जनता के बीच जो है आप किस तरह का विकास मॉडल लेकर के जा रही हैं? हाँ जी, नमस्कार सभी को। मेरा ये विश्वास है कि जनता मुझ पर विश्वास दिखा रही है, आम आदमी पार्टी पर इस तरह से जनता का विश्वास देखने को मिल रहा है, तो ज़रूर जनता के द्वारा यदि मुझे चुन लिया जाता है तो ये चमत्कार होके रहेगा। डोईवाला नगर पालिका को हम चमका के रहेंगे। यहाँ के गली मोहल्लों के सड़कों को, नालियों को, लाइटिंग व्यवस्था को, जो हमारे जर्जर पड़े हुए खंभे हैं, यह सब चीज़ों को हम ठीक करेंगे और किसी भी तरह से हम जनता को निराश नहीं करेंगे और झाड़ू के द्वारा हम उनकी सभी समस्याओं को, सभी भ्रष्टाचार को हम हटा के ही रहेंगे। यामिनी जी, जिस तरह से डोईवाला नगर पंचायत के बाद नगर पालिका पिछले 5 वर्षों में बनी है और कई ग्रामीण क्षेत्र इसमें जुड़े हैं, तो जो ग्रामीण क्षेत्र जुड़े हैं और जो पहले जो नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं, क्या मानती है उनके द्वारा क्या विकास कार्य हैं जो अब तक नहीं हो पाए और आप उन विकास कार्य को डोईवाला नगर पालिका में लेकर के आएंगे? हाँ जी, विकास कार्य जो भी हैं हमारे देखने को मिलता है कि उन्होंने जो वादे किए हैं उसे पूरे नहीं किए हैं, तो हम वो पार्टी नहीं है जो कि वादा करें और निभाए ना। हम जो वादा करेंगे वह पक्का पूरा करेंगे। पूरी तरह से हम जनता के साथ उनकी समस्याओं को हल करेंगे और उनकी जो भी समस्याएं हमारे सामने आती हैं, सफाई की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, सभी चीज़ों को हम सर्वे ऊपर रख के काम करेंगे। चलिए, ये थी हमारे साथ आम आदमी पार्टी प्रत्याशी यामिनी जी और तमाम जो जैसा कि राजनीतिक माहौल चल रहा है, तमाम जो राजनीतिक दल हैं बड़े बड़े वादे जनता से कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यही होगी कि जनता किस पर अपना विश्वास जताती है और कौन प्रत्याशी जनता के वादों को पूरा करने में कामयाबी हासिल करता है। जन टीवी के लिए डोईवाला से आशीष यादव। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। 23 जनवरी को उत्तराखंड में निकाय चुनाव होने वाले हैं। राजधानी देहरादून का पूरा माहौल चुनावी हो चुका है। गलियों और सड़कों पर प्रत्याशियों के बैनर और पोस्टर लदे पड़े हैं। सभी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। एक रिपोर्ट देखिए।
निकाय चुनाव को लेकर के चुनाव प्रचार तेज हो गया है। सभी प्रत्याशी लोगों से मिलने के साथ साथ अपने कार्यालय में बैठकर चुनावी रणनीति तैयार करने में मशगूल है। राजधानी देहरादून के वार्ड नंबर 17 चक्खूवाला में भी राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। यहां से कांग्रेस के 2 बार से पार्षद रहे अर्जुन सोनकर फिर से चुनावी मैदान में हैं और उन्हें पूरा भरोसा है कि उनके काम को देखते हुए जनता उन्हें फिर से अपना आशीर्वाद प्रदान करेगी। मैंने जो वादे किए थे और मैंने उस काम को किया। आप देखिए बिंदाल नदी के अंदर पहले लोग बच्चे भी बह जाते थे, मैंने वहाँ पे पुश्ते का काम किया, सड़क बनाने का काम किया, आपका बिजली पानी जो वहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग पानी भर के लेके आते थे। आज शहर के बीच में मुझे लगा कि आदिवासी ज़िंदगी लोग गुजार रहे हैं, उनके लिए मैंने काम किया। क्षेत्र के अंदर जो चौमुखी विकास के लिए मैंने कहा था तो मैंने विकास करके दिखाया और कोरोना काल से लेकर के आज तक मैं घर में नहीं बैठा और लोगों की सेवा में ही लगा रहा और सेवा ही मैंने अपना धर्म मान लिया, कर्म मान लिया और वो मैं करता रहा और करता रहूंगा। वार्ड नंबर 17 चुक्खूवाला से बीजेपी ने सत्येंद्र भंडारी को अपना प्रत्याशी बनाया है। सत्येंद्र भंडारी भी लगातार कैंपेन चला रहे हैं। उनको विश्वास है कि जनता उन्हें इस बार अपना आशीर्वाद जरूर देगी और जनता के आशीर्वाद मिलने के बाद वो जनता के जो बुनियादी जरूरतें हैं उन्हें पूरा करेंगे। जो पार्षद बनेगा बीजेपी का, कांग्रेस का, किसी का, लाइटें हर पार्षद को 50-50 मिलती हैं और लगी तो वो कहते हैं हमने पर्सनल लगाई। पर्सनल नहीं है, वो सरकार का एक हिस्सा है, तब वो लगाई गई है जो विकास वो कह रहे हैं। और हमने तो पर्सनल अपने उससे, यही नदी में आप चलिए तो हमने अपने उससे पुश्ता लगाया है, किसी ने उसमें हेल्प नहीं करी हमारी। यहाँ पुश्ता टूट गया था नदी में, हमने अपनी जेसीबी भेजी, अपना पुश्ता अपने खर्चे से लगाया। वहीं अगर वार्ड नंबर 17 की जनता की बात की जाए तो जनता से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। एक तरफ बहुत सारे लोग ऐसे मिले जिन्होंने पार्षद के काम को सराहा, तो वहीं कुछ ऐसे लोग भी मिले जो इस बार चाहते हैं कि इस वार्ड में परिवर्तन हो। विकास पहले भी अच्छा रहा, आगे भी उम्मीद अच्छी है कि विकास करेंगे। बीजेपी सरकार अच्छी, काम अच्छा है, जरूरी है हमारे वार्ड के लिए कि बीजेपी जीते, आए यहाँ पे। 10 साल से कांग्रेस है यहाँ पे ऑलरेडी, अब हम चाहते हैं चेंज हो, देखना चाहेंगे ना, हम भी चाहते हैं कि बीजेपी का काम हमारे यहाँ हो। उन्होंने इतने साल काम करा है, बहुत बढ़िया रहा है और उन्हीं के काम को जानते हैं हम। ये तो अभी नए हैं, चुने जाएंगे, काम करेंगे तब अनुभव होगा कि किसने क्या करा। देखो क्षेत्र के काम की बात है तो काम तो मेरे ख्याल से होता ही रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। निकाय चुनाव के लिए सभी प्रत्याशी अपना प्रयास कर रहे हैं, साथ ही जनता से वादे करने के साथ साथ जीत का भी दम भर रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि 25 जनवरी को मतों की गिनती होती है तो जीत का सेहरा किसके माथे पर बनता है। अभी हम राजधानी देहरादून के वार्ड नंबर 17 चक्खूवाला में है और यहाँ से जनता से हम बात किए तो जनता का मिला जुला प्रतिक्रिया मिला। वहीं कांग्रेस और बीजेपी का मुख्य मुकाबला इस वार्ड में भी है, जहां कांग्रेस के निवर्तमान पार्षद का कहना है कि उन्होंने क्षेत्र में बहुत सारा विकास किया है, इसलिए उन्हें पूरा विश्वास है कि जनता उन्हें आशीर्वाद देगी। वहीं बीजेपी के पार्षद का कहना है कि अगर उनको मौका मिलता है तो जो मूलभूत काम है जनता के बीच का वो पूरा करेंगे। अपने सहयोगी आकाश के साथ मैं शैलेंद्र कुमार पांडे, जन टीवी देहरादून। वहीं उत्तराखंड के रामनगर में कोतवाली से महज चंद कदमों की दूरी पर नजाकत अली खान के बंद घर को चोरों ने निशाना बना लिया। ताला तोड़कर लाखों रुपए की चोरी कर ली। पुलिस की सुरक्षा की पोल खोलने के साथ ही पुलिस की रात्रि गश्त पर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। पीड़ित नजाकत अली खान ने बताया कि वह सोमवार की शाम को अपने परिवार के साथ अपना घर बंद कर काशीपुर रिश्तेदारी में गए हुए थे। गुरुवार की शाम वह अपने घर पहुंचे तो घर के ताले टूटे देखकर उनके होश उड़ गए। जब उन्होंने घर के अंदर जाकर देखा तो अज्ञात चोरों द्वारा अलमारी का ताला तोड़ने के साथ ही लॉकर को भी तोड़कर सारा सामान चोरी कर ले गए। हम लोग माय फैमिली के सोमवार की शाम को यहाँ से गए थे काशीपुर, एक हमारी भाभी जी की बरसी थी, उसमें गए हुए थे। अब आज जब हम आए करीब 8:30 बजे तो हमारे यहाँ के सारे ताले टूटे हुए थे और लॉकर में से करीब 7 तोले सोना
और करीब 30,000 रुपये नगद, जो अंदाज़न है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, थोड़े बहुत कम भी हो सकते हैं। ये सामान हमारे यहाँ से गया है, सारे ताले तोड़े हैं उसने और पूरे घर को खंगाला है। देखिए, ये बड़ी दुखद घटना है। ये एक प्रकार से समझो किसी के घर पर किसी का जोड़ी संपत्ति अगर चले जाए तो बड़ी दुखदायी बात है ये। और थाने से कुछ ही चंद मीटरों की दूरी पर ये घटना घटी है, तो ये रामनगर की पुलिस के लिए भी एक चुनौती है। मैं पहले ही कह रहा हूँ इस बात को कि मैं हर बार कहता हूँ कि इस यहाँ रामनगर के अंदर नशे की प्रवृत्ति बढ़ गई है। जो नशा का सेवन करते हैं वो अब इस प्रकार के काम करने लगे हैं। ये तो भला समझो कि कोई जो है परिवार में महिला घर में अकेली नहीं थी। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने निकाय चुनाव को लेकर अवैध शराब माफियों पर पैनी नजर रखने के लिए पुलिस को निर्देशित किया था। इसी क्रम में बीती रात पुलिस और एसओजी की टीम ने शराब के 98 अड्डे व 119 पब्बों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस ने ढकिया गुलाबो रोड पर चेकिंग के दौरान 2 बाइक सवार को रोकने का इशारा किया तो पुलिस को देखकर वापस मुड़कर आरोपी भागने लगे। पुलिस ने दोनों बाइक सवारों को पकड़ लिया। पकड़े गए व्यक्ति हरपाल निवासी ग्राम सिरसी, मखदूमपुर थाना नैकासा, जिला संभल और प्रदीप कुमार कश्यप निवासी खड़गपुर देवीपुरा है। कोतवाली परिसर में घटना का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक अवैध सिंह ने पत्रकारों को बताया कि पुलिस ने उनके पास से नकली शराब के 217 अड्डे और पब्बे बरामद किए। नगर में एसएसपी महोदय के आदेशानुसार जनपद के विभिन्न अपराधों में जो सक्रिय अपराधी हैं उनके विरुद्ध लगातार हमारी पुलिस टीमों के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसी में चौकी प्रभारी हमारा टांडा, इनको लगातार कई दिनों से सूचना मिल रही थी मुखबिर से कि जनपद के बाहर के कुछ सक्रिय अपराधी हैं जो कि हमारे चुनावों के दृष्टिगत शराब की सप्लाई के लिए विभिन्न लोगों से संपर्क कर रहे हैं और इनके द्वारा सस्ते दामों पर शराब उपलब्ध कराने की बातें की जा रही हैं। इस सूचना को डेवलप करते हुए कल उत्तर प्रदेश की तरफ से मुरादाबाद की तरफ से आने वाली जब 2 वाहनों को जो कि जिस पे कट्टे रखे हुए थे, जब इनके द्वारा सर्च किए गए तो 2 व्यक्ति जिसमें कि एक प्रदीप कुमार और एक हरपाल नाम के व्यक्ति ये पकड़े गए। इनके पास 2 मोटरसाइकिलें थी। इनके पास से कुल आधा और पौवा मिला करके लगभग 7 पीटी शराब हमारे द्वारा बरामद की गई। और बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।